हे गाइस, माय नेम इज आयुष करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट चला था रियल नंबर्स, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट कर लिया है। अब बारी है सर इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड की। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में ही आपको बोल दिया था, मैं हर एक चैप्टर के 3 इंट्रोडक्शन लाऊंगा। उस 3 इंट्रोडक्शन में 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपका चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे वैसे मैंने नहीं करवाऊंगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के तौर पे भी दूंगा और सॉल्व भी करवाऊंगा इस वीडियो में, जिसको हम आप लोग मिलकर इंट्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है जी हाँ सर। और आप ओरिएंटेड सेशन बोलो चाहे सॉरी ओरिएंटेशन सेशन बोलो चाहे वो फर्स्ट क्लास बोलो, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो के फर्स्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बताई हैं जो कि आपको हर साल काम आएंगी। वो आप बस देख लो। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कंटेंट क्या क्या मिला, क्या क्या दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक वीडियो बताना पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। ठीक है जी हाँ सर। तो मेरे पीछे आपको 2 नोट दिख रहे होंगे, ये मैंने नोट करके लिखे हैं, आप सबको भी नोट करने हैं। आप चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो जी हाँ। अब मैं आता हूँ कि सर मैंने लिखा क्या है, आखिर मैंने लिखा क्या। तो बच्चों, मैंने लिखा है कि द सम एंड डिफरेंस। सम का मतलब होता है जोड़ करना, डिफरेंस का मतलब होता है घटा देना। द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल को उठाओ और इरेशनल को उठाओ, अब जोड़ो चाहे घटाओ, हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही आएगा। मैंने क्या लिखा ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से समझोगे भी, वैसे तो मैं बहरहाल मैं समझा ही रहा हूँ। तो ऐसा है कि लिखा हुआ है द सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सर ये इंग्लिश का लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता, कृपया मैथ के लैंग्वेज में समझाइए ना सर। ठीक है, एग्जाम्पल हम दें तो कुछ इस प्रकार से देंगे। हम बोल रहे हैं दुनिया भर में कोई भी जो रेशनल नंबर है उसे तुम उठा लो। मान लेते हैं तुमने 2 उठाया, ठीक है। अब दुनिया भर में कोई भी इरेशनल नंबर तुम उठा लो, मान लो तुम √3 उठाए, ठीक है। अब उसको चाहे तुम जोड़ दो चाहे घटा दो, जो हमेशा जो रिजल्ट निकल के आएगा ना, वो हमेशा इरेशनल ही होगा मेरे भाई। ये हमेशा इरेशनल ही होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है जी हाँ सर। तो बातें समझ में तो आ रही है सर। ठीक है, ये मालूम चल रहा है कि मैंने क्या कहा, दुनिया भर में से कोई भी आपका, ये आपके इच्छा पे है, कोई भी एक रैशनल उठाओ एक इरेशनल उठाओ, जोड़ दो चाहे घटा दो, जो रिजल्ट निकल के आएगा ना हमेशा इरेशनल ही होगा। ये आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी हाँ। इसको आप छोटे भाषा में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, एक रैशनल को उठाओ जोड़ो चाहे घटाओ एक इरेशनल के साथ में, तो हमेशा एक इरेशनल ही आएगा। ये छोटा सा भाषा हो गया, इसको रिप्रेजेंट करने का ये छोटा सा भाषा हो गया। सर आप एक बार में प्लस और माइनस साइन ले रहे हो, जी हाँ, हम शो कर रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं। आप अलग अलग लोगे, मैंने एक एग्जांपल में ही दोनों दिखा दिए हैं, लेकिन आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो अलग अलग सॉल्व करोगे। ठीक है हाँ सर। ठीक है, हो सकता है इस बात से कितने को कन्फ्यूजन हो गया हो, सर क्या बोले समझ में नहीं आया। अरे वो सब छोड़, तुम्हें मेन बातें समझ में आई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जी हाँ सर। तो सेकेंड बातों पे आ, उसको छोड़ दे। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जी हाँ। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल। सर ये नॉन जीरो रेशनल का मतलब समझ में नहीं आया हमें। आप रेशनल बोलते हैं ना तो समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल का मतलब नहीं समझे। नॉन जीरो रेशनल का मतलब हुआ, देखो, जीरो को छोड़ के तुम सारे दुनिया के रेशनल ले लो। नॉन जीरो रेशनल का मतलब होता है कि आप जीरो को छोड़ के दुनिया के सारे रेशनल नंबर ले सकते हो। आपको पता है कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है। सर क्या बातें कर रहे हो, हाँ जीरो भी एक रेशनल नंबर, कैसे, तो जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि रेशनल नंबर होने के 3 शर्त होते हैं। पहला शर्त अट्टे बट्टे के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि P/Q के फॉर्म में होना, जो कि है सर। दूसरा शर्त ऊपर नीचे दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो जी हाँ ऊपर नीचे दोनों दोनों इंटीजर्स हैं, जी हाँ। और नीचे वाला सर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जी हाँ नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है। मतलब इन शॉर्ट नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 है। मतलब ये रेशनल नंबर के तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जीरो एक रेशनल नंबर है। तो ये तो पता है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, लेकिन इसमें बोला है नॉन जीरो रेशनल लो, मतलब कि जीरो को छोड़ के लो। अगर सर जीरो ले लियो तो क्या होगा, बताएंगे आगे क्या हो जाएगा। बस आप इतना समझो, नॉन जीरो रेशनल का मतलब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जीरो को छोड़ के सारे रेशनल नंबर हमें लेने हैं। और आप इरेशनल में कुछ भी लो। तो जब आप प्रोडक्ट करते हो ना एक नॉन जीरो रेशनल को एक इरेशनल के साथ, तो हमेशा इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा मेरे भाई। ये इस लाइन का मतलब है। क्या बातें समझ में आ रही है सर? नहीं सर, थोड़ा मैथमेटिकली भाषा में समझा दे तो ठीक है। देखो यहाँ पे देख मेरे भाई, मैंने कहा जीरो को छोड़ के दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर उठा ले तू। तो मान लेते हैं आपने 5 उठाया, जी हाँ। अब एक इरेशनल उठा ले, आपने √7 उठाया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका प्रोडक्ट निकाल दे। तो जो हमेशा आंसर आएगा ना 5√7, ये हमेशा एक इरेशनल के फॉर्म में ही दिखेगा मेरे भाई।
ये हमेशा एक इरेशनल ही होगा। जी हाँ सर, आपने कहा था कि नॉन जीरो रेशनल नंबर लो, तो हमने नॉन जीरो लिया, मतलब जीरो को छोड़ के नंबर सब लिए हैं। अगर सर जीरो ले लिए तो क्या होगा? अरे भाई नहीं होगा, नहीं अगर हो गया तो बच्चा पूछेगा, अगर हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? तो देख ले यहाँ पे, अगर मान लेते हैं गलती से भी आपने अगर जीरो ले लिया जो कि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो जिस भी नंबर के साथ होता है मल्टीप्लाई हमेशा जीरो ही आता है, और इस केस में जीरो एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ये केस लेने के बाद ये मेरे लाइन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ये मेरा लाइन गलत हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा नन जीरो। भैया जीरो को छोड़ के ले, तू जीरो को छोड़ के ले। ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें आप एक रेशनल उठाते हो, एक इरेशनल उठाते हो, उसको प्रोडक्ट कर देते हो तो एक रेशनल आ जाता है। इकलौता ही एक ऐसा केस है। इसको छोड़ के दुनिया में कोई भी रेशनल नंबर तुम उठा ले और एक इरेशनल उठा ले, उसका प्रोडक्ट निकाल तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने नन जीरो लिखाया है मेरे भाई। अगर नॉन जीरो नहीं लिखाना होता तो यहाँ पे ये वर्ड हम देते ही क्यों? पता है काफ़ी बच्चे पढ़ते तो हैं डिफिनेशन, लेकिन वो डिफिनेशन समझ नहीं पाते। क्यों सर? बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि टीचर्स अनदेखा कर देते हैं, ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन वो बात आपको समझनी है। आपको तो नहीं छोड़नी कम से कम वो बातें। जी हाँ सर। तो आई थिंक मे बी ये दोनों नोट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आप दुनिया भर का कोई भी एक नॉन जीरो रेशनल ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक इरेशनल के साथ, तो हमेशा एक इरेशनल ही आएगा। ये शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एन से नन, जेड से जीरो। सर ये भयंकर इरेशनल, या ये तो भयंकर वाला, ये क्या बोलते हैं, आपने क्लू दे दिया। अगर हम 10 दिन के बाद नोट्स पढ़ेंगे तो समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है। अरे भाई ये समझ में नहीं आएगा, ये लाइन तो समझ में आएगा ना मेरे भाई। जी हाँ सर, लाइन तो समझ में आएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। जी हाँ, देख मेरे भाई, अब मैं जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो ध्यान से सुनोगे, और ये ज़रूरी है सुनना। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि इस पे बोर्ड सवाल पूछता है। हमें वो चीज़ अनदेखा बिल्कुल नहीं करना है, हर एक पॉइंट को लेकर चलना है। जी हाँ, तो सर वो क्या है, वो आखिर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हो और ये बोर्ड क्या पूछता है, तो देख लेना मेरे भाई यहाँ पे। जी हाँ, आप लोगों ने सही देखा। सर ये तो बचपन में पढ़े थे, आप बचपन में भी पढ़ ले। मुझे पता है काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा, है ना, है ना, है ना। अरे ब्लू ब्लू वेस्ट तुम्हें नहीं आता है? हाँ सर, आप देख कैसे पा रहे हो कि मैं ब्लू वेस्ट में हूँ? अरे आप ब्लू वेस्ट में हो, यहाँ पे क्या क्या कहूँ, वेब कैम लगा हुआ है। समझ में नहीं आया सर? अरे समझना भी नहीं है आपको, आपको बस यहाँ फोकस करना है। ठीक है, जो भी ब्लू वेस्ट में यहाँ यहाँ फोकस करोगे। ऐसा लिखा गया है वहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन सुना सुना तो लग रहा है, पर याद नहीं है। याद नहीं है तो याद कर ले, और नहीं याद आ रहा है तो यहाँ देख ले। ऐसा है, इस मेथड में कुछ इस प्रकार से बातें होती थी कि मान लेते हैं कोई इंसान हमें एक सवाल दे दिया तुरंत झटफट से कि 140 का भैया प्राइम फैक्टर निकालो। क्या क्या करो, 140 का प्राइम फैक्टर निकालो। तो हम झटफट झटफट साइड में जाते थे ऐसे करके, चुप चुप, एक डंटी यहाँ खींचते, एक डंटी यहाँ खींचते थे, और छोटे से छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो करते हैं छोटे नंबर से इसको डिवाइड, देखते हैं क्या आता है। 2 से करेंगे 70 टाइम्स में कटेगा। जब तक छोटे नंबर से लगता है तब तक उससे लगाएंगे, जब तक रुकेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं। जी हाँ सर, ये फालतू का डायलॉग अपने पास रखिए। चलो आगे देख लेते हैं। तो 2 से 35 से काट दो, 5 से 7 से काट दो, और 7 से एक मरतबे काट दो। बच्चों इसी मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें सर आंसर कैसे लिखना होगा, तो आपको इस तरह से लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ जो नंबर होगा उस नंबर का क्या निकाला हमने, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हमने क्या निकाला मेरे भाई, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। पर सर क्या ये हमारा आंसर हो गया? हाँ आंसर तो मान सकते हो गया, लेकिन ये बच्चे की तरह नहीं लिखना। ये बच्चे की तरह नहीं लिखना सर, तो कैसे लिखना है, एडल्ट की तरह। हाँ जी, कैसे सर? क्या हम 2 गुने, देखो जो नंबर रिपीट होते हैं ना उनको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है सर, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है मेरे भाई। तो 2 रिपीट हो रहा है तो 2 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे 2 2 बार है, क्या है सर, 2 2 बार है, मतलब कि 2 का पावर सर यहाँ पे 2 है। तो ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। क्या बातें समझ में आ रही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आखिर कहना क्या चाह रहा है, कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? जी हाँ सर, हमें याद आ गया। बस एक बार रिकॉल करवाना था तो आपने रिकॉल करवाया और हमें याद आ गया, तो ठीक है। इस तरह से प्राइम फैक्टर हम लोग निकालते हैं। अब एक सवाल करते हैं मजेदार, जो कि बोर्ड ने पूछा था 2019 में। जी हाँ सर, लेकिन सवाल तो हमें दिख नहीं रहा, अभी बोर्ड पे आ जाएगा मेरे भाई, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, टेंशन काहे ले रहे हो? तो देखो, बोर्ड ने कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा था। पहला सवाल इसको मान के चलें तो, एक्सप्रेस
429 as a product of its prime factor। सर ये क्या बोल दिया आप? जी हाँ, हमने जो बोला है और हम अब जो बोलने वाले हैं ध्यान से सुनोगे। ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं, सर आपका 9 लिखने का स्टाइल भौकाली है सर। ये थोड़ा ठीक से लिख दोगे ना तो हमें क्या है ना समझ में आएगा। तो ठीक है, देख लो आप यहाँ से। एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सर कहने का मतलब क्या है बताते हैं। पहले ये देख लो कि ये सवाल 2019 में आया था, जो कि सीबीएसई के द्वारा पूछा गया था मेरे भाई। तो जो बच्चे ये सवाल बना लेंगे तो वो समझ जाएं उनके पास बाहुबल है। सर बाहुबल नहीं, उनके पास ब्रेन है, क्योंकि बाहुबल वाले शायद ही सॉल्व कर पाए। सवाल में बोल रहा है थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, पर पूछा है प्राइम फैक्टर ही। देखो प्राइम फैक्टर सर सवाल, लेकिन असल में क्या बोला, इसका असली हिंदी क्या है? एक्सप्रेस 429, आपको 429 को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। मीन्स दैट मैं आपको सिंपल भाषा में तोड़ मरोड़ के बोलूँ तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल दो। जी हाँ सर। तो सर कैसे बोर्ड एग्जाम में क्या अप्रोच होने वाला है, तो देख ले मेरे भाई यहाँ पे। पहले तो तुम एक स्टेप लिखोगे क्या सर, कि प्राइम फैक्टर ऑफ 429 ये लिखोगे। हाँ सर लिखेंगे। अब चुपचाप जाओगे साइड सर, चुपचाप। हाँ जी, ये है रफ वर्क। ये जो तुम कर रहे हो ये रफ वर्क है। मैं इसे क्या बोलूँ, मैं इसको बच्चे को बोलता हूँ ये चीज़ तुम मत दिखाना। अगर ऐसा नहीं कि दिखा दोगे तो टीचर बुरा मान जाएगा, नहीं। ये बोर्ड एग्जाम में साइड में तुम कर सकते हो, जैसा कि मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक है जी हाँ सर। तो सोचो ये किस नंबर से लगने वाला है। तो सोचे तो सर ये 2 से तो कोई चांस ही नहीं है, 3 से लगा के देखते हैं। 3 से, जी हाँ 3 से लगाते हैं सर। 3 1 ज़ा 3, फिर हो गया 12, 4 ज़ा 3 ज़ा 9। जी हाँ आराम से कट गया। 11 से कटेगा, 1 11 13 13, यहाँ पे 13 1 13। तो आप ध्यान से जैसे कि देख रहे हो, हमने इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला और क्या निकल के आया, और निकल के आया 3 गुने 11 गुने 13। जी हाँ इतना ही लिखना था और हमें बोर्ड एग्जाम के एक सवाल को हमने हल कर लिया। सर क्या इतने इजी सवाल आते हैं? जी हाँ इतने इजी भी आते हैं और इससे हार्ड भी आते हैं। सर तो कैसे चलेगा मालूम कि बोर्ड क्या क्या पूछ रहा है? देखो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में पहले के जो थोड़ा 10 मिनट है उसमें मैंने पूरे साल के बारे में मैं क्या देने वाला हूँ, क्या कंटेंट देने वाला हूँ, वो मैंने बताया था। तो एक काम कर, तू वहाँ जाके पहले देख ले तो समझ में आ जाएगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन कौन से कंटेंट यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, मेरे हाथ में एक चीज़ नहीं है, क्या सर? टेस्ट लेना, मतलब कि लाइव टेस्ट। वो उसको छोड़ के जो भी कंटेंट तुम्हें पेड बैचेस में मिल रहे हैं ना, वो सारे देने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या, मैं करूंगा और वो करके दिखाऊंगा आप सबको। अगर आप सब मेरे साथ हो तो आप सब इस चैनल से जुड़ जाओ और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सब फॉलो करोगे तो मेक श्योर करोगे आपके इन बोर्ड में 90% आएंगे। जी हाँ सर। सर पूरे सब्जेक्ट की बात करो कि मैथ की बात कर रहे हो? देख भाई, मैथ का टीचर हूँ, मैथ की बात ही कर रहा हूँ। जी हाँ, पूरे सब्जेक्ट तेरे हाथ में है, मेरे हाथों में नहीं। मेरे हाथ में बस मैथ है। जी हाँ। तो इस तरह से हमने क्या किया, बोर्ड का एक छोटू सा सवाल उड़ा दिया हवा में। ठीक है, अब मेरे मन की एक सवाल है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप लोग करोगे, मैं आपको समय दूंगा, करोगे। आप लोग निकालोगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5005। ये नंबर का प्राइम फैक्टर सब कोई निकालोगे। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। सर 3 सेकंड में कैसे होगा? वीडियो पॉज कर लो, ऐसे खड़े ऐसे रह जाएंगे, फिर तुम सॉल्व कर लेना, और नहीं होगा तो हमसे पूछ लेना। ठीक, 1 2 3 खत्म। सर बहुत भयंकर समय लगाते हो, इतना जल्दी तो सेकेंड भी नहीं बीतता है। चल कोई बात नहीं, बीत गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो हो गया सो हो गया। देखते हैं ये कैसे बनने वाला है। तो पहले तो प्राइम फैक्टर निकालना सर किसका, 5005 का। ठीक है, तो 5005 का हमें प्राइम फैक्टर लिखना है भैया। तो साइड में आएंगे, 5005 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। छोटा से छोटा नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जिससे ये कट जाए आराम से। तो किससे कटेगा? 7 से लगाओगे तो कोई चांसेस नहीं है। 5 से आराम से लग जाएगा। 5 से लगा लो, मेरे हिसाब से 5 से लगा लो, क्योंकि 3 से काटोगे 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से तो कोई चर्चा नहीं उठता है, तो तुम 5 से लगा लो पहले। 5 1 5 0 0 5 1 5। अब तुम एक काम करो, 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 से लगाओ। 7 1 7, 7 1 7, और 3 0, चौके 28, 2 1, 3 21। अब लगाओ 11 से लगेगा। 11 1 11, 3 33, फिर लगाओ 13 1 13। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, और मैंने इसका प्राइम फैक्टर भी निकाल लिया। और मे बी आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा हो। सर हमारा आंसर तो आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब सर आप गलती बता रहे हो। आए, अरे भाई ऐसा कब से होने लगा?
तेरा आंसर मैच नहीं कर, इसका मतलब तू गलत है, मैं नहीं। भाई मैं सही हूँ। बहुत समय हो गया इस सवाल को सॉल्व कराया हुए मेरे को। तेरे पास सर सर मोई को तो नहीं आता, ऐसे ही बोलते ना। देख ले, ऐसा आंसर है तो सही है, ऐसा आंसर नहीं तो गलत है, दोबारा बनाओ उसको। जी हाँ सर। बताओ, मुझको ही गलती करने चला था ये लड़का। क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे, किसी भी नंबर का आंसर निकाल लेंगे? बस सर हमें बस मेथड जानना था और आपने मेथड बता दिया तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो क्या हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट? जी हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका बोर्ड, आपका मार्कर, मार्कर चाहो तो वीडियो बंद कर दो अभी। सही है सर, ये रहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आपके एनसीईआरटी के थ्योरम 1.1। सर क्या हमें थ्योरम भी पढ़ने हैं? जी हाँ, पढ़ने हैं और समझने हैं ये क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फिर आपका जो हालत है वो किस तरह हो जाता है वो आपको पता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग हर एक टर्म को समझते हुए निकलो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा तो समझ लो। अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 5 मिनट सर हमें दे दीजिए, हमें नहीं, अपने आप के लिए खर्च करो मूर्ख। देखें यहाँ पे पता मुझे दे रहा है, अपने आप के लिए खर्च कर तो उसे समझ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। सर नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जी हाँ, और ये सर ये क्या है, जो जो कि मैंने जस्ट अभी कहा, ये है आपका थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 है ये आपका। जी हाँ। और सर ये बोलता क्या है, तो पहले पढ़ते हैं ये है क्या, फिर समझाता हूँ मैं आपको। जी हाँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कंपोजिट नंबर आपको उठाने हैं, आप उठाइए और उसको एक्सप्रेस कीजिए। एक्सप्रेस का मतलब उसको फैक्टराइज कीजिए। सर किस फॉर्म में फैक्टराइज करना है? तो उसके प्रोडक्ट, उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है। कर लोगे? यहाँ से कर लेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है वो जो आप एक कंपोजिट नंबर लोगे, उसको एक उसको जो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर दोगे, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा ना, ये वो सर यूनिक होगा। इस जैसा फैक्टराइजेशन किसी और का नहीं होगा। और एक बात और लिखी है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। वो बात अलग है कि इसका ऑर्डर को हम लोग यहाँ से वहाँ कर दें, यहाँ से वहाँ कर दें, वो चलने वाला है, पर इस जैसा प्राइम फैक्टर और किसी का नहीं होगा। ये सर हमें उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, जो कि बात है, मुझे भी लगा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मुझे पता है आपको समझ में कैसे आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जी हाँ सर, ठीक है। तो वी हैव टू टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे मैंने कहा, अब दुनिया भर में कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है तो उसे उठा के मुझे बताओ। तो एक बच्चे ने कहा सर 20। सर 20। जी हाँ, 20 कंपोजिट नंबर। जी हाँ। अब हम लोग क्या करने वाले, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ने वाले हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है फैक्टराइज करना, और प्राइम्स का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। जी हाँ। तो इस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो साइड में इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। जी हाँ। तो निकला सर 2 का स्क्वायर गुने 5। तो ये एक कंपोजिट नंबर है और उसका हम लोग क्या किए हैं, फैक्टराइज कर दिए हैं। किस में? तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसे आप ध्यान से देखो, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होने वाला है। दुनिया भर में और दूसरा नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, और ये इसका एक बस एक पार्ट हो जाए, इसका बस एक पार्ट हो जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसा सेम टू सेम नहीं हो सकता। हाँ, मे बी इसका एक ऑर्डर हो जाए, एक पार्ट हो जाए, लेकिन ये सेम टू सेम बोलोगे कि ऐसा किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर हो गया, तो वैसा कभी नहीं होगा। ये यूनिक है सर, यूनिक। जी हाँ। जैसे कि एक काम करते हैं, कुछ और नंबर्स के निकालते हैं। 14 का निकालो ना, 14 का निकाल कर देख लो, क्या ऐसा ऐसा मैच करता है, देख लेते हैं। तो 2 से 7, 7 से 1, सर 2 × 7 निकला। एक काम करो, तुम 16 का निकाल के देख लो, 16 भी एक कंपोजिट नंबर है। जी हाँ, तो निकालते हैं। 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। ये जितने मैंने कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं, मतलब कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इन्हें लिखे हैं, वो सारे के सारे तुम देखोगे तो ये यूनिक है। इस जैसा दुनिया में और किसी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं है। मतलब कि एक बार 2 का पावर 2 गुने 5 लिखा गया, तो ऐसा किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ,
ये किसी और का पार्ट हो सकता है, ऑर्डर में चेंजिंग आ सकते हैं, मतलब कि पहले 5 लिख दिए हैं फिर बाद में 2 का स्क्वायर लिख दिए, ये बात अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा किसी का और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताता है। आप कोई भी कंपोजिट नंबर को उठाओ वो हमेशा प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही पाया जाएगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो ये है। अब मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो समझाया, पर इसके सर एप्लीकेशंस क्या हैं, ये चीज़ यूज कहाँ होता है हमारी ज़िंदगी में, या तो हमारी बुक में, इस चैप्टर में कहाँ यूज है। तो हम लोग अब एप्लीकेशंस को पढ़ने वाले, तो ध्यान से देखोगे। जी हाँ, हमारा जो पहला एप्लीकेशन है वो है लिखा हुआ कि वी कैन यूज इट टू प्रूफ इरेशनैलिटी, वी कैन यूज इट टू प्रूफ इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर। हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं। कैसे, वो आपको आगे बताया जाएगा। बस आप इसके जो भी एप्लीकेशन है वो समझ लो, मे भी एग्जाम में आ जाए, पूछ दे कि व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये दोनों पॉइंट आप लिख पाओ। जी हाँ सर। तो पहला पॉइंट बोलता है वी कैन यूज इट टू प्रूफ इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर, जैसे कि एग्जांपल कहें अगर हम, तो √2, √3, √5, ये सब नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज होता है। और दूसरा सर क्या है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है। बहरहाल देखा जाए तो बच्चों, तो इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। और जब से आपका बुक रिड्यूस हुआ है, सिलेबस कम हुआ है, तो इसके 2 ही एप्लीकेशंस बच गए, एक एप्लीकेशंस को हटा दिया गया। ठीक है। तो सर दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा लिखा हुआ है कि वी कैन यूज इट टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मैं चाहता था मैं इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊं फिर ये दूसरा वाला पॉइंट समझाऊं, लेकिन चलो उसके बाद वो कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, मेरा आप ध्यान देखोगे। सेकेंड इसका यूज़ है कि कोई जो भी एक रैशनल नंबर होता है ना, एक बात ध्यान रख लो कि जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उसको कोई भी एग्जांपल हो, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर हो, उसको जब आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो ना, हमेशा हमेशा या तो वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक आता है। ठीक ना। और इस चीज़ में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हैं भरपूर मात्रा में। जी हाँ सर, बातें समझ में हमें तो आने लगी हैं आप। ठीक है, तो क्या आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आया, उसका एप्लीकेशन समझ में आया। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ही आ जाएगा ना जी, पर इसे बैक ऑफ द माइंड में आप रख लो। बैक ऑफ द माइंड में बस रखे रहो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जी हाँ, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये भले ही आप मत याद कर, लेकिन इसे दिमाग में रखो। ठीक है। जी हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी कुछ टर्म्स बताएं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये तो मे भी आपको शायद समझ में ना आया हो, इसीलिए मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाने वाला हूँ अभी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे, तो सब ध्यान से देखोगे तो ठीक है सर। सर अब हम लोग देखने वाले, जैसा कि मैंने जस्ट कहा आपको, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग देखने वाले, तो ध्यान से देखोगे। डेसिमल एक्सपेंस डेसिमल एक्सपेंशन के कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स में उसको बांटा गया है, मेरे साथ साथ लिखोगे। डेसिमल एक्सपेंशन, तो देखा जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में सर? डेसिमल एक्सपेंशन को मेरे भाई 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में। पहला भाग यहाँ लिखूंगा, दूसरा मैं यहाँ लिखूंगा, थर्ड मैं यहाँ लिखूंगा। जी हाँ, अब ध्यान से देखोगे इसके नाम क्या हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डीई का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पर आपको लिखना है फुल फॉर्म में पूरा का पूरा। सेकेंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। This is the second type of decimal expansion, and the third one is non-terminating and non-repeating। ठीक है, दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये 3 तरह होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के। और चलिए बारी बारी से समझते हैं ये है क्या चीज़। तो पहले देखेंगे, हम लोग ध्यान देखेंगे। फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग वर्ड है ना, ये एक वर्ड से निकला है जिसको बोलते हैं टर्मिनेट। ठीक है, ये जो टर्मिनेटिंग वर्ड है, ये एक वर्ड से निकला, जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा टर्मिनेट। टर्मिनेट से ही ये वर्ड निकला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो इसका मतलब ही होगा ख़त्म हो जाना। बस समझो आईएनजी लगा दिया हुआ है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिर्फ ख़त्म हो जाना मतलब क्या है आपका? मतलब मेरा ये है मेरे भाई कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक समय के बाद जाके ख़त्म हो जाए, जैसे कि 2.64
देखो एक समय के बाद खत्म हो गया, मतलब कि पॉइंट के एक समय के बाद ये खत्म हो गया। जैसे और कॉमा एग्जाम्पल लिखे तो 3.1416 ये भी खत्म हो गया, और एग्जाम्पल लिखे तो 2.746 ये भी खत्म हो गया। तो ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जो कि एक समय के बाद सर खत्म हो जा रहे हैं। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब जब हम दूसरा टाइप के बारे में बात करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब आपने बताया सर जो कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग लिखा है, मतलब सर ये खत्म नहीं होगा पर क्या है, रिपीट करेगा। जी हाँ, नाम ही से पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं होगा पर रिपीटिंग, रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। ये सब चीज़ें ये सर ये तो बिंगो की तरह हो गया। हाँ जी, कुछ इसी प्रकार से रिपीट भी रिपीट भी रिपीट। जैसे कि 6.25 25 25 25 आपको जहाँ तक लिखना वहाँ तक लिख सकते हो। जैसे कि 8.41 41 41 41, अरे भाई रिपीट कर देगा। जैसे कि 6.104 104 104 ये रिपीट करता जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो ना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, और रिपीटिंग रिपीट भी कर रहा है। सर रिपीट कैसे कर रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो एक काम करने मेरे भाई, क्या हम देखो 6.25 ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 6.25 के ऊपर में बार, ये बार क्या शो करता है, ये लाइन क्या शो करता है, ये लाइन ये शो कर रहा है कि ये जो नंबर है 25 बारी 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 रिपीट होगा। तो मतलब सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 8.41, क्योंकि 41 बारी बारी रिपीट कर रहा, हाँ लिख सकते हो। सर क्या नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर जरूर लिख सकते हो आप। तो ये तरह आप तुम ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात बरोबर है, ठीक है। जी हाँ सर। तो सेकंड टाइप भी आपको मे भी समझ में आ गया सर, मे भी क्या समझ में आ गया, हाँ तो ठीक है, सेकंड टाइप भी आपको समझ में आता है। जी हाँ, थर्ड टाइप की तरफ हम लोग जब चलते हैं तो थर्ड टाइप है हमारा सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो इसमें दोनों में नन लगा हुआ है। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सर जो खत्म नहीं हो, मतलब चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है। एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, इसके तरह रिपीट भी नहीं करेगा, अपने धुन में है, ना ही खत्म होना है उसको, ना ही रिपीट होना है, ये अलग ही धुन में बवा रहा है। सर क्या है सर, एग्जाम्पल कैसे लेंगे सर इसका? तो देखो ना मेरा भाई एग्जाम्पल ध्यान देख। जैसे कि 0.1 01 001 000 01, अरे भाई क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो इसको, इस डेसिमल फॉर्म को ध्यान से देखो, ये ना ही खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने डॉट 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 लगा दिए, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। देखो पहले 01 है, 1 का फिर 2 को जोड़ो, फिर 1 के बाद 3 को जोड़ो, भाई किसके ऊपर में हम लाइन खींचेंगे, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं 6.25 255 2 3 को 5 2, भाई साहब 4 को 5, ऐसे करके आगे रिपीट करता जाएगा। ऐसे ही आप अपने मन से ढेरों सारा एग्जाम्पल ले सकते हो, आप ढेरों सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पहले आप इतना समझो। हाँ सर हमने समझा। हमने तीन तरह के डेसिमल एक्सपेंशन बताया। पहला टर्मिनेटिंग जो कि एक समय के बाद खत्म हो जा रहा है, ठीक है, देख रहे हो खत्म हो सर। सेकंड टाइप हम लोग बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। थर्ड टाइप बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब चलते जा रहा है चलते जा रहा है। जी हाँ सर। तो ये तीन तरह समझ में आता है। जी हाँ सर समझ में आता है। और मैं एक बात खुले तौर पर सबको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों जो टाइप है, पहला दूसरा, ये दोनों जो टाइप है पहला दूसरा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपको आते हैं रेशनल नंबर के अंदर। मतलब सर मतलब क्या है आपका, रेशनल नंबर में आते हैं। इसका मतलब क्या है आपका, एनो डॉट लिखा मतलब नंबर होता है, ठीक है। जी हाँ सर, ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। कहने का मतलब है आप दुनिया जहाँ का कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, जैसे कि आपने 2/6 उठाया और इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे तो या तो वो ये टर्मिनेटिंग आएगा या तो वो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ। हाँ जी सर आप समझ में आया, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। मतलब कि ये जो डेसिमल लिखे हैं ये रेशनल नंबर के ही फॉर्म है, बस डेसिमल में। हाँ तो ये रेशनल नंबर ही हैं, मतलब कि ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। तो लिख सकते हो रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। और सर ये जो बाहर में बच गया, ये जो अलग से बच गया वो किस में आता है? तो जाहिर सी बात है, एक अगर डेसिमल में आता है तो दूसरा इरेशनल में आता होगा। तो ये मेरे भाई इरेशनल में आता है, ये इरेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है आप कोई भी इरेशनल नंबर उठाओ। आपने उठाया सर पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है तो बोलोगे हाँ इसका वैल्यू क्या होता है 3.1416 2857, ऐसे करके बहुत है। जो पाई होती है ना पाई, उसका इतना मोटा बुक आता है, जेनविन जेनविनली इतना मोटा बुक आता है।
उसके वैल्यूज़ लिखे जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो पाई है इरेशनल नंबर है, और इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ना ही रिपीट करेगा ना ही ख़त्म होगा। तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये जो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो खास करके बच्चों इरेशनल नंबर में ही लाई करते हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आती है? जी हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जो कि काफ़ी लंबा होते जा रहा है जैसा कि मैं देख रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा था 3 इंट्रोडक्शन के पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप लोगों ने देख चुके। सेकेंड पार्ट ये रहा, थर्ड पार्ट आने वाला है। जी हाँ, एक दिन के गैप पे वीडियोस अपलोड होंगे। और आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और आज सर होली है, तो होली की ढेरों बधाइयाँ आप सबको। सर आज होली है तो आप यहाँ क्लास कैसे ले रहे हो? देखो होली बाहर हो रही है, मैं रूम के अंदर हूँ तो सेफ़ हूँ। जी हाँ, और होली हो चाहे कोई और फेस्टिवल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन अपने काम को भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। भले ही यूट्यूब पे फ्री कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, पर जो कंसिस्टेंसी है वो भंग नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। चाहे वो मेरी कंसिस्टेंसी हो या आपकी कंसिस्टेंसी हो, कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? हाँ सर, ठीक है। तो क्या बातें समझ में आ रही? तो हाँ सर, बातें समझ में आ रही है। तो कंसिस्टेंसी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही यूट्यूब से अभी फ़िलहाल पैसे नहीं आ रहे हैं, और इस पे कंटेंट मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। ये चैनल नया है, मैं पुराना हूँ। कहने का मतलब सर क्या है आपका? मतलब कि मैं 2 साल से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दूसरे चैनल पे। ये मेरा नया चैनल है, वो कुछ महीने से बंद था, इसलिए मुझे लगा कि उस पे वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो वो शायद अधिक स्टूडेंट के पास रीच नहीं जाएगा और ये इंपॉर्टेंट वीडियो उसके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने नया चैनल खोला और ये वीडियो आप तक पहुँचा है। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने पास संभाल के रखो। अपने दोस्त बंधुओं में भी से शेयर कर दो कि ये चैनल ऐसा है, इसे हम लोग पढ़ सकते हैं, फ्री कंटेंट है। इसकी पीडीएफ जो सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इसकी पीडीएफ भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा, चैप्टर खत्म होने पे उसके भी पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सारे चीज़ देने की कोशिश करूंगा। बस आपको एक चीज़ करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बातें समझ में आ रही? जी हाँ सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड बाय बाय।